एग्रीगेट डिमांड। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड, जिसमें हम ये देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या हैं, इसका शेड्यूल कैसे तैयार किया जाता है और इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इनकम डिटर्मिनेशन में एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बिना जो इनकम का डिटर्मिनेशन है वो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं और उसके बाद इसके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग को अगर समझा जाए तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनेंस गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। यानी कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड। हम जब पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड हुई, यानी कि कितने वैल्यू के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड पूरी इकोनॉमी में जनरेट हुई है, उसको एग्रीगेट डिमांड बोला जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम अदर वे में देखें, दूसरे लैंग्वेज में देखें, तो ये चीज़ समझ में आती है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, आर विलिंग टू इंकर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये जो हमारा हम इनकम डिटर्मिनेशन का जो हमारा टॉपिक चल रहा है इतने दिनों से, उसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनकम का जो डिटर्मिनेशन है आपके सिलेबस में, ये टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम इसको देखते हैं और उस टू सेक्टर में हम एक सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा हम प्रोड्यूसर सेक्टर को लेते हैं। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये हुआ कि ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, जिसमें एक सेक्टर हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, तो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से टोटल कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई। सपोज करिए कि हाउस होल्ड सेक्टर अगर 100 रुपये के गुड्स की डिमांड करता है, तो यानी कि वो 100 रुपये खर्च करेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड को जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउस होल्ड सेक्टर ने कितना खर्चा किया, और प्रोड्यूसर सेक्टर की डिमांड को देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने कितना खर्चा किया। तो इस तरीके से अगर हम एग्रीगेट डिमांड को निकालना चाहें तो ये इस तरीके से भी निकल सकता है कि जो भी इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इकोनॉमी में कितना हो रहा है, उन टोटल एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों सेक्टर की तरफ से टोटल कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो हमारी हुई है। इसके बाद हम इसकी मीनिंग को समझने के बाद इसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं हम उसको समझ लेते हैं। तो इसको हम एक एक्सप्लेन इसे यहाँ पे कर देते हैं। जैसे कि ये जो भी इनकम का डिटर्मिनेशन हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें हम टू सेक्टर को लेकर चलते हैं। टू सेक्टर में से एक सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब कि पूरी इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करी, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसने कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड किया। तो हाउस होल्ड सेक्टर जितने भी रुपए के भी गुड्स खरीदेगा उसके लिए उसको वो जो भी खर्चा करेगा उन गुड्स को परचेज करने के लिए या उन सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उसके उस टोटल खर्चे को बोला जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है और उस पर जो भी खर्चा करता है उस खर्चे को कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और इसी तरीके से जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो जितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो सकते हैं, गुड्स में वो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो कैपिटल गुड्स की डिमांड करेगा, साथ ही साथ उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेंट्री के अंदर होगा, इन्वेंट्री के लिए होगा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर के जो भी एक्सपेंडिचर है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जा सकता है। क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर है वो कैपिटल गुड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा
और साथ ही साथ इन्वेंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कैपिटल गुड्स में उसका इन्वेस्टमेंट होता है और उसका जो इन्वेंट्री है उसमें उसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर का जो खर्चा है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जा सकता है। तो ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसमें एक हाउस होल्ड सेक्टर हुआ और दूसरा हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर हुआ। इसमें हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, इसमें उसके खर्चे को कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो कैपिटल गुड्स और इन्वेंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट है और प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है। तो ये कैपिटल गुड्स और इन्वेंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसलिए प्रोड्यूसर सेक्टर का जो भी खर्चा है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर हम पूरी इकोनॉमी में ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है और ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इससे पता चल जाएगा कि पूरी इकोनॉमी में टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो इससे पूरी इकोनॉमी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये टोटल एक्सपेंडिचर किस चीज़ के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इसको हम सी से डिनोट करते हैं और जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो किया गया, तो इस टोटल एक्सपेंडिचर से ये पता चल जाएगा कि पूरी इकोनॉमी में कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया गया है, यानी कि कितना खर्चा किया गया है। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो पूरी इकोनॉमी में कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई उसके बारे में बता देगा। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो पूरे इकोनॉमी की जो टोटल डिमांड है यानी कि एग्रीगेट डिमांड इसको बता देगा। इसका मतलब है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है, टोटल डिमांड, वो हमारी आ जाएगी। और इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये हमारा जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं उनमें से दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल सी प्लस आई। यानी कि अगर हमें एग्रीगेट डिमांड को फाइंड आउट करना है तो हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन दोनों को ऐड करके हम पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि उसका पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट हुआ। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो फंक्शन है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे अभी हमने क्या समझा कि एग्रीगेट डिमांड जो है उसके दो कंपोनेंट हैं, सी प्लस आई। सी हमारा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और आई है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके शेड्यूल क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बारे में एक लेक्चर में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जो फंक्शन है उसके बारे में भी जो लेक्चर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अब यहाँ पे हम इसको डिटेल में इसको अगले स्टेप्स में हम इसको ले जाते हैं। तो हम यहाँ पे एडी फंक्शन हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एडी फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये पता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसके दो कंपोनेंट हैं, सी प्लस आई। अब इसमें जो कंजप्शन है, कंजप्शन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसमें कंजप्शन फंक्शन का जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि कंजप्शन फंक्शन जो होता है वो आपका कैलकुलेट होता है सी बार प्लस बी वाई से। ये हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट फंक्शन वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इकोनॉमी में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होगा, यानी कि इकोनॉमी में कुछ भी इनकम होती रहे उससे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक निश्चित लेवल का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा होता रहेगा। तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस टाइप का होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो सारा का सारा हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो उसको हम आई बार से दिखा सकते हैं। अब इसमें सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार ये हमारे कंपोनेंट निकल के आते हैं और इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो हमारा जो ए टी कैलकुलेट होता है, ए टी बराबर सी बार प्लस आई बार
प्लस बी वाई, ये जो ए डी फंक्शन है वो हमारा निकल के आता है। यानी कि अगर ए डी की वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो उसमें सी बार आई बार प्लस बी वाई, इन तीनों को जोड़ के जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी आ जाएगी। अब ये हमारा ए डी फंक्शन है। इसके बाद इसको समझने के बाद अब हम आगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को जान लेते हैं कि ए डी शेड्यूल हमारा किस तरीके से कैलकुलेट होगा। ए डी शेड्यूल को समझने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ लेके चलते हैं कि जैसे अभी आपको क्या बताया था कि ए डी के दो कंपोनेंट हैं, ए डी बराबर सी प्लस आई। यानी अगर ए डी हमें फाइंड आउट करना है, एग्रीगेट डिमांड अगर हमें जानना है तो हमें कंजप्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ के हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा आ जाएगा। इसलिए जो भी हम ए डी शेड्यूल तैयार करेंगे उसमें एक कॉलम होगा जिसमें हम कंजप्शन को कैलकुलेट करेंगे और एक कॉलम में हम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने से पहले कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ऑटोनोमस कंजप्शन है सी बार वो हमारा 40 है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई बार वो हमारा 20 है, और एम पी सी यानी कि बी ये हमारा 0.8 है। तो इस सारी कंडीशन में जो कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, वो इनकम के अलग अलग लेवल पे कितना होगा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकम के कुछ हम लेवल को ले लेते हैं और उसके बाद जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इसको कैलकुलेट करके हम एडी को फाइंड आउट करेंगे। तो इनकम के कुछ लेवल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600, इतने लेवल हमारे सफिशिएंट रहेंगे। अब जैसे 0 लेवल पे अगर हम कंजप्शन को कैलकुलेट करना चाहें तो ये कैसे आएगा आपका सी बार प्लस बी वाई से। तो सी बार है इसमें 40 प्लस बी यानी कि 0.8 इंटू इनकम है 0, तो ये बराबर आया आपका हमारा 40। 100 रुपये की इनकम पे जो हमारा कंजप्शन होगा वो है आपका 40 प्लस 0.8 इंटू 100 बराबर 120। 200 रुपये की इनकम पे 40 प्लस 0.8 इंटू 200 बराबर 200। इसके बाद नेक्स्ट 300 रुपये की इनकम पे 40 प्लस 0.8 इंटू 300 बराबर 280। 400 रुपये की इनकम पे 40 प्लस 0.8 इंटू 400 बराबर 360। 500 रुपये की इनकम पे 40 प्लस 0.8 इंटू 500 बराबर 440। और 600 रुपये की इनकम पे 40 प्लस 0.8 इंटू 600 बराबर ये हो जाएगा आपका 520। तो ये हमारा इनकम के अलग अलग लेवल पे कंजप्शन आ गया। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट को हमने माना है कि एज्यूम हम करके चलते हैं कि सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस टाइप का होगा। इसने इनकम हमारी चाहे कुछ भी रहे, हर लेवल पे एक निश्चित लेवल का ही इन्वेस्टमेंट हमारा होता रहेगा। और यहाँ पे हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 20 रुपीज़ को माना है, तो इसका मतलब है कि इनकम के हर एक लेवल पे 20 रुपीज़ का ही इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा हर सिचुएशन में 20 ही आएगा इनकम के हर लेवल पे। अब हम इससे एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड कैसे आएगा सी प्लस आई से। तो सी वाला कॉलम हमारा ये है और आई वाला कॉलम हमारा ये है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो एग्रीगेट डिमांड हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, होके आ जाएगी। तो जैसे 40 प्लस 20 इसको जोड़ा तो एग्रीगेट डिमांड होगी 60। फिर 120 प्लस 20 बराबर 140। फिर 200 प्लस 20 बराबर 220। 280 प्लस 20 300। 360 प्लस 20 380। और 440 प्लस 20 460। और 520 प्लस 20 बराबर 540।
तो इस तरीके से जो इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब यहाँ पे इनकम के अलग अलग लेवल पे कितनी एग्रीगेट डिमांड है, कितना कंजप्शन है, कितना इन्वेस्टमेंट है, और दोनों को जोड़ के जो एग्रीगेट डिमांड कितनी है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब इस इंफॉर्मेशन, इस शेड्यूल की सहायता से हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का जो कर्व है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो एडी फंक्शन के कर्व को देखा जाए तो हम यहाँ पे ग्राफ को ले लेते हैं और उस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे। जैसे ये हमारा एडी शेड्यूल था, जैसे इस ग्राफ में हमने इधर इनकम को ले लिया है और इधर हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा। तो जैसे इसमें 0 रुपये की इनकम पे एग्रीगेट डिमांड कितना था, 60। तो 0 रुपये की इनकम पे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो 60 है। तो हमने मार्किंग कर दिया 0 रुपये की इनकम पे जो एडी है वो 60 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये हमारा स्केल है, 1 सेंटीमीटर हमने 50 के बराबर लिया है। तो 2 सेंटीमीटर पर 100, फिर 200, 300, 400, 500 और 600 ये एग्रीगेट डिमांड है। और इसी तरीके से नीचे हमारा इनकम है 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। इसके बाद 100 रुपये की इनकम पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी 140 है। तो ग्राफ में 100 रुपये की इनकम पे जो एग्रीगेट डिमांड 140 हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर 200 रुपये की इनकम पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो 220 है। तो 200 रुपये की इनकम और इस पे एग्रीगेट डिमांड 220 हमने यहाँ मार्क कर दिया। फिर 300 रुपये की इनकम पे एग्रीगेट डिमांड 300। तो 300 रुपये की इनकम पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो 300। फिर 400 रुपये की इनकम पे एग्रीगेट डिमांड 380। तो 400 रुपये की इनकम पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी है 380। फिर 500 रुपये की इनकम पे एग्रीगेट डिमांड 460 और 500 रुपये की इनकम पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी है 460। और लास्ट 600 रुपये की इनकम पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो है 540। तो 600 रुपये की इनकम पे जो एग्रीगेट डिमांड है ऊपर जाके ये हमारे 540 आ जाती है। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम स्केल से मार्क कर दें तो ये लाइन एग्रीगेट डिमांड की इस तरीके से आएगी। तो ये हमारा एडी फंक्शन बन जाता है, एडी बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस बी वाई। और कंपोनेंट के रूप में अगर हम दिखाएं तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एडी बराबर सी प्लस आई, इस तरीके से भी इसको दिखाया जा सकता है। तो ये हमारा एडी फंक्शन की लाइन है। अब जब एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पे किसी ग्राफ पेपर पे आपको इस कर्व को नहीं बनाना है। आपको जैसे हमने टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया, कुछ डाटा को हमने एज्यूम किया और शेड्यूल बनाने के बाद ये यहाँ पर हमने इस ग्राफ को बनाया है। तो ग्राफ का पैटर्न किस तरीके से आ रहा है हमें उस पैटर्न को समझना होता है। और एग्जामिनेशन में जब हम इनकम का डिटर्मिनेशन करेंगे तो वहाँ पर किसी ग्राफ पेपर पर हमें ग्राफ को नहीं बनाना, बल्कि वहाँ पे एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनेगा। तो स्टैंडर्ड डायग्राम का क्या मतलब होता है कि आप ग्राफ के पैटर्न को समझिए कि कौन सी लाइन कहाँ से चालू हो रही है, उसका रीजन क्या है, और उसी तरीके की लाइन हमें एक ब्लैंक पेपर पे जो आपकी एग्जामिनेशन की कॉपी होगी उस पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एडी लाइन को अगर हम देखें तो एडी लाइन किस तरीके से जाती है, एडी लाइन आपकी 0 से थोड़े ऊपर किसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, यानी 0 से स्टार्ट नहीं होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि 0 से इसे आपको स्टार्ट नहीं करना है, 0 से ऊपर किसी पॉइंट से इसको स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि बीच में कहीं भी फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। आपको 0 से ऊपर किसी पॉइंट से स्टार्ट करके एक स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधा खींच देना है, वही आपका एडी फंक्शन बन जाएगा। तो इसी ग्राफ को अगर स्टैंडर्ड वे में आपको एग्जामिनेशन में बनाना हो तो किस तरीके से बनेगा, इसको देख लेते हैं। तो जैसे ये स्केल हमने लिया, इधर इनकम है और इधर आपका एडी है, वाई एक्सिस पे हमारा एडी है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, 0 से ऊपर किसी एक पॉइंट पे जाइए और वहाँ से जाने के बाद एक सीधी लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिए।
तो जो सीधी लाइन आपकी ड्रॉ होगी यही आपका एडी फंक्शन होगा। तो एडी बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस बी वाई, ऐसे भी शो कर सकते हैं, या इसके कंपोनेंट को सीधे सीधे लिख सकते हैं एडी बराबर सी प्लस आई। किसी भी तरीके से इस लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनकम के डिटर्मिनेशन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो इसमें एग्रीगेट डिमांड कर्व हमने इस लेक्चर में सीख लिया। अगले लेक्चर में हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सीधे आपका इनकम डिटर्मिनेशन का जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो आपका आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है। उसके बाद हमने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को समझा। उसके बाद हमने एक एडी फंक्शन को कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने एडी शेड्यूल को कैलकुलेट किया जिसमें पूरी टेबल हमारी बनी थी। और उसके बाद उस शेड्यूल की सहायता से एक प्रॉपर ग्राफ पेपर पे हमने ये समझने की कोशिश करी कि एडी फंक्शन की जो लाइन है वो किस तरीके से आएगी। और उसके बाद हमने एक एडी फंक्शन का ये स्टैंडर्ड डायग्राम यहाँ पे बनाया और आपको एग्जामिनेशन में यही स्टैंडर्ड डायग्राम आपको एडी का बनाना है। यानी जीरो से ऊपर किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट करिए और स्टार्ट करने के बाद एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करी जाएगी, वही आपकी एडी की लाइन होगी। तो आज के लेक्चर में भी इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में एग्रीगेट सप्लाई के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसके बाद जो इनकम का डिटर्मिनेशन है वो किया जाएगा। तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए।